दोस्तों, आज पेश है शंकर अली और प्रेत आत्माओं का रहस्य। ये कवर चित्र है दोस्तों। शंकर की बाढ़ की परीक्षाएं खत्म हो चुकी थी और अली की परीक्षाएं शुरू होने वाली थी। वह परीक्षाओं की तैयारी में व्यस्त था। अतः कोई काम न होने की वजह से आजकल शंकर घर पे बैठा बोर होता होता रहता था। एक दिन सुबह नाश्ते की टेबल पर शंकर, कल मुझे मेरे दोस्त विनोद चोपड़ा के पत्र मिला। उसमें लिखा था कि परसों उसके बेटे अनीता की शादी है, इसलिए उन्हें मुझे और तुम्हें और अली को शादी पर बुलाया है। यह तो बड़ी खुशी की बात है अंकल, हमें अनीता की दीदी की शादी में ज़रूर जाना चाहिए। लेकिन मेरे हाथ में तो इस समय एक केस चल रहा है, इसलिए मैं तो नहीं जा पाऊँगा। तुम ऐसा करो, तुम दोनों राजनगर चले जाओ। अंकल, कुछ दिनों बाद मेरी परीक्षा हैं, इसलिए मैं भी नहीं जा पाऊँगा। इस बार शंकर अकेले ही राजनगर जाना पड़ेगा। ठीक है, फिर तो मजबूरी है, मैं अकेला ही चला जाऊँगा। ओके, तुम कल ही राजनगर के लिए रवाना हो जाओ। यस अंकल। अगले दिन शंकर ट्रेन से राजनगर के लिए रवाना हो गया, किंतु दोनों रास्ते में दो ट्रेनों की टक्कर हो जाने के कारण शंकर की ट्रेन 24 घंटे लेट राजनगर पहुंची। और शादी वाले दिन शंकर राजनगर में स्थित विनोद चोपड़ा के घर पहुंचा। नमस्ते अंकल। अरे शंकर बेटे, तुम अकेले आए हो? इंस्पेक्टर देवराज और अली कहाँ हैं? अंकल, अली की परीक्षा की तैयारी में लगे हो रहा अंकल। इंस्पेक्टर अंकल काम की वजह से नहीं आ सकते। कोई बात नहीं, तुम आ गए, मेरे लिए बहुत है। अंकल, अनीता दीदी कहाँ है? वे एक अंदर कमरे में अपनी सहेलियों के साथ बैठी है। शंकर सीधा अनीता के बेडरूम में पहुंचा। नमस्ते अनीता दीदी। आओ शंकर, बैठो। और अली कहाँ है? वो दोनों नहीं आई। तुम कल क्यों नहीं आ गए? मैं सारा दिन तुम लोगों के इंतज़ार करती रही। दरअसल रास्ते में दो ट्रेनों का एक्सीडेंट हो जाने के कारण रास्ता बंद था, इसलिए मेरी ट्रेन कल की बजाय आज सुबह ही पहुंची है। ओह, आओ, मैं तुम्हें अपनी सबसे पक्की सहेली से मिलवाती हूँ। अनीता शंकर को लेकर एक लड़की के करीब पहुंची। शालिनी, इनसे मिलो, यह शंकर। और ये शंकर, यह मेरी सबसे प्यारी सहेली शालिनी है। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। मैंने अखबारों में आपके कारनामे के बारे में काफ़ी पढ़ा है, आपको देख भी लिया। देखिए, आप मुझसे उम्र में बड़ी हैं, इसलिए आप मुझे शंकर कहकर संबोधित कीजिए। शंकर मेरा कोई भाई नहीं है, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें भैया कह सकती हूँ। इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? अनीता दीदी की सहेली होने के कारण आप मेरी बड़ी बहन हुई। अरे तुम दोनों भाई बहन बनने के चक्कर में मुझे मत भूल जाना। और दोनों हड़बड़ा कर रह गए। फिर शाम होने पर तक शालिनी और शंकर के साथ रहे। दोनों कुछ घंटों में एक वे दूसरे के आपस में मिल गए, जैसे शंकर और शालिनी सगे भाई बहनों। जल्दी करो शंकर भैया, बारात आने वाली है। और ठीक 7 बजे बारात आ पहुंची। रात भर शंकर शालिनी की बारातियों की देखभाल में लगे रहे और सुबह से भी भीगी पलकों से अनीता को विदा किया। अनीता की बारात विदा करने के बाद शालिनी शंकर से बोली, अच्छा शंकर भैया, अब मैं चलती हूँ, शाम को फिर मिलेंगे। ओके अंकल, अनीता दीदी के जाने के बाद यह घर सूना सा लगने लगा है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो शंकर बेटे। तभी लड़के दौड़ता हुआ कमरे में प्रविष्ट हुआ। क्या बात है मोंटू, इतना घबराए हुए क्या हो? अंकल, शालिनी दीदी की तबीयत अचानक खराब हो गई है और शंकर भैया को तुरंत बुलाया है। उनसे मिलना चाहती है। ऐसा कैसे हो सकता है? वह सुबह तो शालिनी दीदी बिल्कुल ठीक थी, अचानक किसी की भी तबीयत खराब हो सकती है। शंकर बेटे, तुम तुरंत शालिनी के मिलाओ। जी अंकल। कहते हुए शंकर मोंटू के साथ कमरे से बाहर निकल गया। वो शंकर मोंटू के साथ शालिनी के घर के बाहर पहुंचा कि अंदर से आती रोने पीटने की आवाज़ सुनकर एकदम बैठने गया। कहीं शालिनी दीदी। फिर शंकर दौड़ता हुआ मकान के भीतर प्रवेश हुआ। अंदर पहुंचते ही जो दृश्य आंखों के सामने आया, उसे देखकर पैरों तले से जमीन खिसक गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शालिनी दीदी इस तरह नहीं मर सकती। और अगले ही पल शालिनी की लाश के पास पहुंचकर उससे फूट फूट कर रोने लगा। शालिनी दीदी, तुम इस तरह अचानक छोड़कर क्यों चली गई?
बिल्कुल सिर शंकर ने समय को संभाला और पास बैठी शालिनी की माँ के पास पहुंचा। आंटी शालिनी दीदी को क्या हुआ था? पता नहीं बेटे, हम लोग बाहर गए थे, जब लौट कर आए तो शालिनी बिस्तर पर दर्द से करा रही थी। हम लोगों ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। फिर काफ़ी देर चेक करने के बाद डॉक्टर को भी कुछ नहीं पता चला उससे क्या बीमारी है। यह क्या कह रही है आंटी? हाँ बेटा, तुम्हारे आने से कुछ ही मिनट पहले शालिनी ने दम तोड़ा है। मरते समय उसके होठों पर केवल तुम्हारा नाम था। तुमसे कुछ कहना चाहती थी कि मरने से पहले शालिनी दीदी ने आपको कुछ बताया? मैंने काफ़ी पूछा बेटा, लेकिन आखिर शालिनी क्या कहना चाहती हो हमें बताओ, हम उसे बता देंगे। लेकिन शालिनी ने हमें कुछ नहीं बताया। ओह, तो बात राज की रही होगी। फिर मोहल्ले के सब लोग शालिनी की लाश को शमशान में ले जाते। शालिनी की पिता ने उसकी चिता को अग्नि दी। कुछ देर बाद शमशान में रुकने के बाद सभी लोग वापस घर आ गए। शंकर को वहीं खड़ा देख विनोद चोपड़ा ने उससे कहा, बेटे शंकर आओ, घर चले, जो होना था वो हो गया। आप जाइए अंकल, मैं थोड़ी देर में रुकूंगा। जैसी तुम्हारी मर्जी बेटे। शंकर को वहाँ खड़ा छोड़ विनोद चोपड़ा अन्य लोगों के साथ वापस लौट गया। सब लोग के जाने के बाद शंकर वहीं बैठकर सोच में डूब गया। आखिर शालिनी दीदी अचानक ऐसी क्या बात बीमारी हो गई जिसे डॉक्टर भी नहीं पकड़ सका? मुझे समझ में नहीं आता ऐसा क्या बात हो सकती है जो शालिनी दीदी केवल मुझसे बताना चाहती थी। सुबह तक तो बिल्कुल ठीक थी, इतनी जल्दी अचानक उन्हें क्या हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि शालिनी दीदी की मौत के पीछे कोई राज हो? शंकर अली सोच की श्रृंखला को भंग करती हुई एक सवाल उसके कानों से टकराया। क्या सोच रहे हो शंकर भैया? शंकर ने तुरंत ये आवाज़ की दिशा में देखा और उसकी आंखें खुली रह गई। चिता से उठ रही आग की लपटों के पीछे शालिनी नजर आ रही थी। अरे शालिनी दीदी, तुम तो मर चुकी हो, मेरे पास आओ शंकर भैया। आवाज़ बिल्कुल वही है, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? अभी शंकर यह सब सोच ही रहा था कि शालिनी पलटकर एक तरफ जाने लगी। अरे यह शालिनी दीदी कहाँ जा रही है? मुझे इसका पीछा करके पता लगाना चाहिए। यह विचार दिमाग में आते ही शंकर शालिनी के पीछे करने लगा। कुछ देर जाने के बाद अचानक एक पेड़ के पीछे जाकर शालिनी नजरों से ओझल हो गई। अरे वह पेड़ के पीछे जाकर एकदम गायब हो गई। शंकर दौड़कर पेड़ के पीछे पहुंचा, लेकिन शालिनी वहां नहीं थी। फिर शंकर ने आसपास सारा इलाका छान मारा, लेकिन शालिनी कहीं नहीं मिली। कमाल है, इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गई? उन्हें जमीन निकल गई, आसमान। शंकर अली दुखी मन से वापस लौट आया और अपने चुपचाप बालकनी में जाकर बैठ गया। शंकर की हालत देखकर सुमित्रा देवी, उस विनोद चोपड़ा दोनों परेशान थे। शंकर आया था शादी की खुशी में भाग लेने, यहाँ कर दुखी के सागर में डूब गया। शंकर को कुछ घंटे में शालिनी से काफ़ी लगाव हो गया था, इसलिए उसकी अचानक हुई मौत के कारण दुखी है। उधर बालकनी में अगर शालिनी दीदी मरने से पहले उनसे मिला लेता तो शायद अचानक हुई मौत का रहस्य जान लेता। यह सोचते हुए अचानक शंकर की दृष्टि बालकनी से सामने पड़े लान पर पड़ी। वह उछल पड़ा। अरे दीदी, शालिनी दीदी यहाँ! शंकर फुर्ती के साथ दौड़ता हुआ लान के पहुंचा। शालिनी अपनी जगह से गायब थी। वह देख आचार्य खड़ा रह गया। अरे फिर गायब हो गई? कहीं यह सब मेरी आंखों का भ्रम तो नहीं? फिर शंकर आसपास शालिनी को ढूंढा, परंतु उसे नहीं मिली। शालिनी दीदी 2 बार मुझे दिखाई देना और अचानक गायब हो जाना, आखिर यह सब क्या चक्कर है? कहीं शालिनी की आत्मा तो नहीं भटक रही है? यह घटना के अगले दिन आधी रात के समय शंकर शालिनी को दिखाई देती है और फिर से गायब हो जाती है। इसी तरह में कई दिन गुजर गए और एक दिन आधी रात के समय, शंकर भैया मुझे बचा लो, आवाज़ सुनते ही शंकर हड़बड़ा कर बैठ गया। उसने उठते ही शालिनी वापस जाने लगी। यह देख शंकर पागलों की तरफ चीखता हुआ शालिनी के पीछे लपका। ठहरो शालिनी दीदी, मुझे अपने साथ ले चलो। विनोद चोपड़ा घर से बाहर आते ही शालिनी रोज की तरह गायब हो गई और पीछे दौड़ कर जाते समय शंकर अचानक अंधेरे में ठोकर लगी और जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। उधर घर के अंदर शंकर को चीखने की आवाज़ सुनकर सभी लोग जाग चुके थे। विनोद चोपड़ा दौड़कर शंकर अली के कमरे में पहुंचा। रहे शंकर कहाँ गया? फिर वापस ड्राइंग रूम में पहुंचे। क्या हुआ? शंकर अपने कमरे में नहीं है और इस समय कहाँ जा सकता है? ज़रा बाहर जाकर देखो, लान में हो। ओके। फिर
घर के बाहर आसपास तीनों शंकर के ढूंढने सड़क पर पहुंचे, तभी अमित की दृष्टि कुछ दूर पड़े सड़क पर शंकर पर पड़ी। डैडी वो देखिए, शंकर सड़क पर गिरा पड़ा है। विनोद चोपड़ा अमित लपक कर शंकर के करीब पहुंचे। अरे यह तो बेहोश है, इसे अंदर उठाकर अंदर ले चलो। जी डैडी। फिर उन्हें शंकर को बेडरूम में जाकर लिटा दिया। कुछ देर बाद जब शंकर होश में आया तो चीखता हुआ बाहर की तरफ दौड़ा। शालिनी दीदी, मुझे अपने साथ ले चलो। अचानक बाहर की तरफ जाते हुए विनोद चोपड़ा अमित झपट कर उसे पकड़ लिया। शंकर बेटे, कहाँ जा रहे हो तुम? छोड़ दो मुझे। शालिनी दीदी मुझे बुला रही है। इतना कहते शंकर फिर से बेहोश हो गया। यह बेहोश हो गया। अमित, तुम डॉक्टर को बुलाओ। जी डैडी। और होश में आओ। शंकर बेटे, देखो शालिनी, मैं कहता हूँ मुझे छोड़ दो, मुझे शालिनी दीदी के पास जाना है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर को ले आया और डॉक्टर ने शंकर को पूरी तरह चेकअप किया, फिर नींद का इंजेक्शन लगा दिया। डॉक्टर साहब, शंकर को क्या हुआ? मिस्टर विनोद, मुझे लगता है किसी गहरे सदमे के कारण शंकर अपनी मानसिक संतुलन खो बैठा है, लेकिन पागलों की तरह हरकतें करने लगा है। इसका मतलब शंकर पागल हो गया है। लगता तो यही है। अच्छा है, मैं चलता हूँ, जरूरत पड़े तो मुझे बुला लीजिए। ओके डॉक्टर। डॉक्टर के वहाँ जाते ही चोपड़ा गंभीर स्वर में बोला, नहीं, समझ में नहीं आता क्या करूँ। ऐसी हालात में हम शंकर को वापस भी नहीं भेज सकते। आप तुरंत इंस्पेक्टर साहब को खबर कीजिए। ठीक है, यही ठीक रहेगा। फिर विनोद चोपड़ा उसी दिन इंस्पेक्टर देवराज शंकर की बीमारी के बारे में टेलीग्राम किया। अगले दिन इंस्पेक्टर देवराज शंकर की बीमारी का टेलीग्राम मिल गया। उन्हें तुरंत ही अली को अपने पास बुलाया। आपने मुझे बुलाया? अंकल, हाँ बेटे अली, अभी अभी राजनगर से टेलीग्राम आया, शंकर की तबीयत खराब है, तुम आज ही राजनगर जाओ। चले जाओ और वहाँ पहुँचते ही मुझे खबर करना। जी अंकल। और उसी दिन प्लेन द्वारा राजनगर के लिए रवाना हो गया। करीब 2 घंटे बाद अली राजनगर पहुंच गया और एयरपोर्ट के बाहर आकर उसने टैक्सी पकड़ी और सीधा विनोद चोपड़ा के घर पहुंचा। नमस्ते अंकल, आंटियाँ। नमस्ते बेटे, आओ आओ अली, बैठो बैठो। अंकल, अब शंकर की तबीयत कैसी है? अब ठीक है, लेकिन इस समय कहाँ है? शंकर इस समय अपने बेडरूम में बैठा है। मैं ज़रा उससे मिलकर आता हूँ कल। और फिर अली शंकर के बेडरूम में पहुंचा। उस समय शंकर पलंग पर लेटा खिड़की की तरफ देख रहा था। कैसे हो शंकर? कौन हो तुम? शंकर के मुंह से शब्द सुनते ही अली चौंका। तुम मुझे नहीं पहचानते शंकर? मैं तुम्हारा दोस्त अली हूँ। नहीं नहीं अली, मैं किसी अली को नहीं जानता। जब शंकर ने किसी भी अली को पहचानने से बेडरूम से बाहर आ गया और दुखी मन से वापस ड्राइंग रूम में पहुंचा। अंकल, आखिर शंकर को क्या हो गया? मुझे तक नहीं पहचानता। शायद शंकर पागल हो गया है। यह आप क्या कह रही हैं? तुम्हारे अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अली बेटे। शंकर हमें भी नहीं पहचानता। लेकिन यह सब हुआ कैसे? जब शंकर यहाँ आया तो अनीता ने उसे अपने बचपन की सहेली शालिनी से मिलवाया और कुछ ही घंटे में शालिनी ऐसे घुल मिल गए जैसे सगे भाई बहन हो। उसके बाद शालिनी अचानक मौत हो गई। इतना कहकर विनोद चोपड़ा अली को सारी बात विस्तार पूर्वक बता दी। सब कुछ सुनने के बाद अली कुछ देर सोता रहा, फिर बोला, अंकल, क्या अब शंकर रात को चीखता हुआ बाहर की तरफ भागता है? नहीं, अब शंकर सारा दिन अपने कमरे के बेडरूम में लेटा केवल खिड़की की तरफ देखता रहता है। अंकल, मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता कि मरने के बाद शंकर को हर रात शालिनी की आत्मा दिखाई देती है। मुझे लगता है शंकर पागल करने के लिए किसी की साजिश है। यह तुम क्या कह रहे हो बेटे अली? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ अंकल। शंकर को तभी ठीक हो सकता है जब उसे विश्वास दिला दिया जाए कि उसे दिखाई देने वाली शालिनी नहीं बल्कि किसी की साजिश है। वह साजिश का एक हिस्सा है और अपने दोस्त को ठीक करने के लिए मैं यह बात साबित कर दूंगा। लेकिन तुम यह साबित कैसे करोगे? शंकर को दिखाई देने वाली शालिनी की आत्मा नहीं कोई और है? यह आपको समय आने पर आप पता लग जाएगा अंकल। अब आप मुझे बताइए, शालिनी का घर कहाँ है? अली को शालिनी के घर ले जाओ। आइए मेरे साथ।
अमित अली को शालिनी के घर के बाहर छोड़कर चला आया। तुरंत अली शालिनी के घर पर दाखिल हुआ। नमस्ते आंटी। नमस्ते, तुम कौन हो बेटे? मैं पहचाना नहीं। आंटी, मैं शंकर का दोस्त अली हूँ और आपसे शंकर दीदी, शालिनी दीदी के बारे में कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। ओह, आओ बेटा, बैठो। क्या पूछना चाहती हो? आंटी, मरने से पहले शालिनी दीदी की तबीयत कब कब तक ठीक थी? मरने के 2 घंटे तक शालिनी बिल्कुल ठीक थी। जिस डॉक्टर ने शालिनी दीदी का चेकअप किया, क्या उसका नाम बता सकती है? उसका नाम अरविंद कपूर है। और कुछ औपचारिकता बात करने के बाद उपरांत उठ खड़ा हुआ। अच्छा आंटी, एक बात बताइए, क्या शालिनी दीदी किसी ऑफिस में काम करती थी? हाँ बेटे, शालिनी केयर केयर डील केमिकल के ऑफिस में काम करती थी। उस कंपनी का मालिक का नाम धर्मदास भागवत। शालिनी दीदी किसी से दुश्मनी तो नहीं थी आंटी? नहीं, शालिनी जैसी लड़की भला कौन दुश्मन हो सकता है, क्योंकि वह अपने व्यवहार से गैरों को अपना बना लेती थी। लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो? शालिनी दीदी की मौत तुरंत बाद शंकर पागल हो गया है, इसलिए मुझे शक है कि शालिनी दीदी की मौत के पीछे किसी का हाथ न हो। अच्छा, अब मैं चलता हूँ आंटी। इतना कहकर अली शालिनी के कमरे से बाहर निकल गया और शालिनी के घर के बाहर खड़ा होकर अली सोच में डूबा। अपने शक को विश्वास में बदलने के लिए मुझे डॉक्टर अरविंद कपूर से मिलना चाहिए। आधे घंटे बाद डॉक्टर अरविंद कपूर के क्लिनिक के सामने बैठा था। हाँ तो मिस्टर अली, आप क्या पूछना चाहते हैं? डॉक्टर कपूर, कुछ दिन पहले आप एक शालिनी नामक लड़की का चेकअप करने गए थे, बताइए उसकी क्या बीमारी थी? मेरे काफ़ी चेकअप करने के बाद भी मुझे उसकी बीमारी समझ में नहीं आई थी। तो उसकी अचानक मौत का कारण क्या हो सकता है? मेरे ख्याल से तो शालिनी अचानक मौत का कारण हार्ट अटैक हो सकता है। अच्छा, अब मुझे आज्ञा दीजिए डॉक्टर कपूर, जल्दी ही फिर मिलेंगे ज़रूर। डॉक्टर अरविंद कपूर से विदा लेकर अली उससे क्लिनिक से बाहर आ गया। 2 घंटे के अंदर शालिनी को ऐसी क्या बीमारी हो गई जिससे डॉक्टर कपूर जैसे काबिल डॉक्टर भी समझ न सके? खैर, अब मुझे केयर डील के केमिकल कंपनी के मालिक मिस्टर धर्मदास भागवत से मिलना चाहिए, शायद वह कोई काम की जानकारी दे। और फिर अली केयर डील के केमिकल के ऑफिस में पहुंच गया। कहिए, आपको किससे मिलना है? मेरा नाम अली है और मैं मिस्टर धर्मदास भागवत से मिलना चाहता हूँ। 1 मिनट ठहरिए। फिर युक्त के सामने रखी मेज पर इंटरकॉम सर्विस को उठाकर, सर आपसे कोई मिस्टर अली मिलना चाहते हैं, उन्हें अंदर भेज दो। ओके सर। इतना कहने पर युक्ति रिसीवर वापस के लिए डेस्क पर रख दिया। जाइए सर, आपको वो अंदर बुलाया है, कैबिन उधर है। थैंक यू। कैबिन के करीब पहुंचकर अली उसका दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। गुड आफ्टरनून मिस्टर भागवत। आइए बैठिए मिस्टर अली, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मिस्टर भागवत, आपके ऑफिस में एक शालिनी नाम की लड़की काम किया करती थी। हाँ, शालिनी मेरी सेक्रेटरी थी। ओह, तब तो आप यह भी जानते होंगे शालिनी कैसी लड़की थी? शालिनी मेहनती, ईमानदार, बहुत ही शरीफ लड़की थी। आपको तो मालूम होना चाहिए शालिनी की मौत किन हालातों में हुई? उसकी अचानक मौत होगी, हमें बहुत दुख और अफसोस है। धर्मदास भागवत के से बातों में अली के चेहरे पर भाव को भी पड़ता जा रहा था। आश्चर्य तो इस बात का है मिस्टर भागवत, मरने के 2 घंटे पहले शालिनी बिल्कुल ठीक थी। उसकी उन्हीं 2 घंटे में न जाने कैसे क्या बीमारी हो गई और उसे मौत के मुंह में ले गई। वाकई ये तो आश्चर्यजनक बात है, किंतु आप शालिनी के बारे में यह सब पूछताछ क्यों कर रहे हैं? क्या शालिनी आपकी कोई रिश्तेदार थी? जी हाँ, शालिनी मेरी बड़ी बहन जैसी थी। और यह सब बात इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे शक है उस अचानक हुई मौत के पीछे किसी बड़े साजिश है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। आपका कीमती समय बर्बाद करने के लिए क्षमा मांगता हूँ। इतना कहते हुए अली एक झटके के साथ कैबिन से बाहर निकल गया। केयर डील कंपनी के ऑफिस से बाहर आकर अली एक तरफ चल पड़ा। यहाँ भी कोई काम की जानकारी नहीं मिली, लेकिन धर्मदास के चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे
शालिनी की अचानक मृत्यु का कारण वह जानता है, परंतु शालिनी की मौत की हत्या साबित करने के लिए मुझे सबूत की ज़रूरत पड़ेगी और इसके लिए मुझे भागवत पर नज़र रखनी पड़ेगी। सारा दिन अली बाज़ार में घूमता रहा। शाम को छुट्टी के समय केयर डील कंपनी का ऑफिस के सामने पहुंचा। फिर जैसे ही धर्मदास भारद्वाज कार भागवत कार के गेट से बाहर निकली, वैसे ही अली एक टैक्सी को रोकी और उसमें बैठ गया। ड्राइवर आगे जा रही लाल रंग की कार का पीछा करो। जी साहब। काफ़ी देर वह कार शहर के बाहर एक इमारत के सामने पहुंचकर रुकी। धर्मदास कार से उतरकर इमारत में दाखिल हो गया। अली ने इमारत से कुछ दूर पर टैक्सी रुकवाई और टैक्सी से उतरा। सावधानीपूर्वक इमारत की तरफ बढ़ गया। धर्मदास शहर के बाहर घनी और सुनसान इमारत। आखिर क्या करने आया है? मुझे पता लगाना चाहिए, यह सब क्या चक्कर है। और इमारत के भीतर पहुंचकर अली ने धर्मदास की तलाश करने लगा और अचानक उसकी दृष्टि एक कमरे के रोशनदान से रोशनी पर पड़ी। लगता है धर्मदास इसी कमरे में है। और अली कमरे के करीब पहुंचा और उसने दरवाजे से बने की ओर से जागा। कमरे के अंदर का दृश्य देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। धर्मदास तो नहीं था, लेकिन उस समय एक नकाबपोश मौजूद था। उसे सामने व्यक्ति खड़े थे। यहाँ भी नहीं धर्मदास, लेकिन धर्मदास इन लोगों में से कोई संबंध जरूर है। मुझे छिपकर इन लोगों की बातें सुननी चाहिए। फिर अली दरवाजे के कान लगाकर उनकी बातें सुनने लगा। अंदर कमरे में नकाबपोश का शोर गूंजा। डागा सारा माल सप्लाई हुआ या नहीं? शेषनाग हमें देश भर में फैले अपने सभी एजेंटों को नकली दवाइयों और ड्रग्स, ब्राउन शुगर की पूरी खेप सप्लाई कर दी। गुड, वेरी गुड। और अली को समझते देर न लगी। नकाबपोश शेषनाग था और बाकी माल डील कंपनी के गोदामों में पहुंचा दिया नहीं, यानी यस बॉस, बाकी सारा माल केयर डील कंपनी के गोदाम में पहुंच गया है। बॉस जितनी शालिनी नाम की लड़की हम पर शक हो गया था, उसका आपने क्या किया? पहले तो हमने उसे पैसों से खरीदना चाहा, लेकिन जब वह अपना मुंह बंद रखने के लिए तैयार न हुई तो हमने उसे रास्ते से हटाने के लिए एक विशेष प्रकार का जहर का इंजेक्ट कर दिया। जहर की विशेषता यह थी कि कोई डॉक्टर चेकअप करके यह नहीं बता सकता था कि इंसान के शरीर में जहर है। उस जहर का प्रभाव कुछ ही देर में शालिनी मर गई तथा लोग उसकी हत्या को साधारण मौत समझा। परंतु जब हमें पता चला है शंकर नाम का एक जासूस छोकरा शालिनी की अचानक हुई मौत में दिलचस्पी ले रहा, तो हमने लिली को बार बार शंकर के रूप में सामने भेजकर उसके पागल बना दिया। उसे तब तक शालिनी की मौत का रहस्य ही बनकर रह गई। लेकिन बस खतरा भी टला नहीं है। उस जासूस छोकरे का साथी अली यहाँ पहुँचा है। उसे शक है कि शालिनी की मौत के पीछे किसी का हाथ है। वह लोगों से शालिनी की मौत के बारे में सवाल पूछता फिर रहा है। हमें मालूम है और उसे ठिकाने लगाने की स्कीम भी हमारे दिमाग में बन चुकी है। सुनो, इससे पूर्व अली द्वारा स्कीम सुन पाता तभी उसकी कनपट्टी पर रिवॉल्वर की नाल सटी। हैंडसअप फंस गई। अली चुपचाप हाथ ऊपर करके खड़ा हो गया। कौन हो तुम और यह छिप कर क्या सुन रहे हो? अरे पुलिस का नाम सुनते ही गार्ड जैसे ही पीछे घुमा और अली एक पल के लिए नष्ट किए बिना ही गार्ड पर एक जोरदार घूसा जड़ दिया। अचानक हुए हमले के कारण हाथ गन से छूट कर गिरी और अली ने हवा में जंप लगाई और दोनों पैरों से भरपूर ठोकर गार्ड की छाती पर जड़ दी। ठोकर इतनी ज़बरदस्त थी गार्ड उछलकर दूर जा गिरा। फिर उससे पहले गार्ड संभल कर खड़ा हो पाता, इससे पहले नीचे गिरी गन उठाई और पिछले हिस्से के वार उसके सिर पे किया। वार इतना ज़बरदस्त था गार्ड सिर फट गया। वह जमीन पर गिर कर कुछ क्षण तड़पा और शांत हो गया। गार्ड के ठिकाने लगाने के बाद इमारत से बाहर निकल आया। मेरा शक सही निकला कि शालिनी की हत्या की गई है। धर्मदास और शेषनाग दोनों मिलकर बेगुनाह लोगों को जान से खेल रहे हैं। फिर जिस टैक्सी से अली वहाँ आया था उसी में बैठकर वापस घर पहुँचा। घर में विनोद चोपड़ा और सुमित्रा देवी उसका इंतजार कर रहे थे। कुछ पता चला शालिनी की मौत के बारे में? जी हाँ, मेरा शक सही निकला अंकल। शहर में गैंगस्टर शेषनाग और कैरियर डील की कंपनी का मालिक धर्मदास और
दोनों नकली कंपनियों में ड्रग्स का धंधा करते हैं और शालिनी को उन पर शक हो गया था, इसलिए उन्होंने अपना राज खुलने के डर से शालिनी की हत्या कर दी तथा उसके एक साथी लिली शालिनी का मेकअप करके शंकर अली को पागल किया। फिर अब क्या सोचा तुमने? सबसे पहले हमें शंकर अली को वास्तविक स्थिति में लाना है, और अब तो काफ़ी रात हो चुकी है, इसलिए तुम जाकर आराम करो। सुबह उठकर शंकर के बारे में बात करेंगे और शायद ठीक हो जाए। और फिर अपने अपने कमरे में सो गए। और उसी रात दोनों का पोस्ट खिड़की के रास्ते से शंकर के बेडरूम में दाखिल हुए। उन्होंने सोते हुए शंकर क्लोरोफॉर्म समझा के बेहोश किया। जानी, अब चुपचाप उठा कर ले चलो, आवाज़ न करना, मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ओके। और जानी ने शंकर को बेहोश जिस्म को कंधे पर लादा और दोनों खिड़की के रास्ते से बाहर निकल गए। अगले दिन सुबह अली विनोद चोपड़ा शंकर के बेडरूम में पहुंचे। शंकर वहां न पाकर आश्चर्यचकित रह गए। अरे शंकर कहाँ गया? अली की दृष्टि शंकर के बेडरूम में पड़े एक कागज पर पड़ी। अरे शंकर के बिस्तर पर यह कागज कैसा पड़ा है? अली ने बिस्तर पर पड़ा कागज उठाया, उसे पढ़ने लगा। मिस्टर अली, तुम्हारा दोस्त शंकर हमारे कब्जे में है। अगर उसकी जान चाहते हो तो 2 घंटे के अंदर शहर के बाहर पहाड़ी पर पहुंच जाओ। अगर पुलिस को खबर करने की कोशिश की तो तुम्हें अपने दोस्त की लाश मिलेगी। शेषनाग। पत्र पढ़ने के बाद अली के चेहरे पर गुस्से से सुर्ख हो गया। अली बेटे, हमें तुरंत पुलिस को खबर करनी चाहिए। नहीं अंकल, हम पुलिस को खबर नहीं करेंगे। निश्चित रूप से वह शंकर को मार डालेंगे। तो फिर हम क्या करेंगे? मैं वहाँ जाऊँगा और शाम तक ना लौटूँ तो आप पुलिस को फार्स को लेकर शहर के बाहर पहाड़ी पर पहुँच जाए। ठीक है बेटे, लेकिन तुम ज़रा संभल कर जाना, वे लोग बड़े खतरनाक हैं। आप निश्चिंत रहिए अंकल। और ठीक 2 घंटे बाद अली राजनगर के बाहर स्थित पहाड़ी के नीचे पहुँच गया। पहाड़ी के ऊपर एक इमारत बनी हुई थी। इस पहाड़ी के चप्पे चप्पे पर शेषनाग के आदमी पहरा दे रहे होंगे। मुझे इनकी नज़रों से बचकर पहाड़ी में बनी इमारत तक पहुंचना है। फिर अली सावधानीपूर्वक पहाड़ चढ़ने लगा। कुछ ही देर में ऊपर पहुंच गया, लेकिन दृष्टि के सामने खड़े सशस्त्र गार्ड पर पड़ी। इस गार्ड को ठिकाने लगाने के बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता। अगले ही पल दबे कदमों से पाँव से गार्ड के पीछे पहुंचा और कराटे की एक भरपूर वार गर्दन पर किया। गर्दन पर कराटे का वार होते गार्ड हल्की सी करा के साथ वहीं लुढ़क गया। कुछ ही दूर जाने पर उसे 2 गार्ड और दिखाई दिए। इन गार्डों को भी बिना आवाज़ किए ठिकाने लगाना जरूरी है। अली ने कुछ पल सोचा और रुककर एक चट्टान के पीछे पहुंचकर एक पत्थर नीचे से की तरफ लुढ़का दिया। पत्थर लुढ़कने की आवाज़ सुनकर पहाड़ी पर खड़े दोनों गार्ड पीछे की ओर घूमे। लगता है कोई वहाँ है, आओ चल कर देखते हैं। फिर जैसे ही दोनों गार्ड चट्टान के समीप पहुंचे, अली पीछे पहुंचकर उन दोनों गार्ड पर टूट पड़ा। जैसे ही दोनों गार्ड अली की शक्तिशाली प्रहारों के सामने टिक न सके और सीधी बेहोश होकर लुढ़क गए। ये दोनों भी गए काम से, अब मुझे आसानी से इमारत तक पहुंच सकता हूँ। अली पहाड़ी चढ़ने लगा और फिर जैसे ही पहाड़ी की पर बनी इमारत के करीब पहुंचा, अचानक ही छपे गार्ड ने फुर्ती से बाहर निकले और चारों तरफ से घेर लिया। खबरदार, जहां वहीं खड़े रहो, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो भून के रख दिए जाओगे। एक गार्ड ने आगे बढ़कर अली की तलाशी ली। उसके पास कुछ न मिला। इसके पास तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, इसके दोस्त के पास पहुंचा दो। गार्ड इतना कहने के साथ ही गने अली की पीठ पे सट गई। चुपचाप आगे बढ़ो, चालाकी दिखाने की कोशिश की तो अपनी मौत के जिम्मेवार खुद होगे। अली चुपचाप गार्ड के साथ चल पड़ा। फिर उन दोनों गार्ड अली को इमारत के अंदर बने एक हाल कमरे में ले जाकर खंबे से बांध दिया और शंकर जमीन पर पड़ा था। उप, यह क्या हालत बना दी है कमीनों ने शंकर की। कुछ देर बाद शेषनाग हाथ में रिवॉल्वर लिया कमरे में दाखिल हुआ। अली से करीब पहुंचकर ठाका लगा कर हंसा। हाँ, तुम क्या समझते हो? तुम शालिनी के हत्यारा साबित करने के कानून के हवाले कर दोगे? अगर मरने से पहले हमारी अंतिम इच्छा बोलो अपनी। एक बार मुझे आज़ादी कर दे कमीने, फिर मैं तुझे बताऊंगा कौन किसकी अंतिम इच्छा पूछता है। मुझे अफसोस है, तुम्हारी यह इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती। अब मरने से पहले तुम अपने भगवान को याद कर लो, चिंता मत करो। तुम्हारे बाद तुम्हारे दोस्त को भी तुम्हारे पास भेज देंगे। हाँ हाँ हाँ। इतना कहकर शेषनाग ने अली की तरफ रिवॉल्वर तान दी।
तभी मानो जैसे बिजली सी करौंदी, अचानक जमीन पर पड़ा शंकर का शरीर हरकत हुई और उसके पांव की भरपूर टेकर शेषनाग के रिवॉल्वर आलिया हाथ पर पड़ी और रिवॉल्वर हवा में उछलते ही शंकर ने जंप लगाई। रिवॉल्वर हवा में लपक लिया और अगले ही उछल शंकर रिवॉल्वर शेषनाग के तान पर गरज उठा। शेषनाग अपने सभी गार्ड से कहो हथियार फेंक दे, अली को छोड़ दे। शंकर शेषनाग ने वैसे ही किया। सभी गार्ड ने तुरंत शेषनाग का आदेश का पालन किया। अब चुपचाप हाथ ऊपर कर कर एक तरफ खड़े हो जाओ। शंकर तुम पागल हो गए थे फिर ये अचानक? मैं पागल नहीं हुआ था, बल्कि शालिनी की मौत की असलियत जानने के लिए पागलपन का नाटक कर रहा था। अब तुम बोलो शेषनाग, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तभी दरवाजे की तरफ से फायर हुआ और शंकर के हाथ में रिवॉल्वर छूट कर जा गिरी। शाबाश डागा, पकड़ लो इन हरामजादों को। शेषनाग के आदेश मिलते ही डागा सहित सभी गार्ड अली की तरफ झपटे। अली एक क्षण भी व्यर्थ किए बिना उन गार्डों पर जंप लगा दी। फिर शंकर अली उन गार्डों पर बिजली बनकर टूट पड़े। हाल में कमरा गार्डों के दर्दनाक चीखों से भरा उठा। गार्ड को पिटते देख शेषनाग बाहर की तरफ भागा। भागते देख शंकर ने जंप लगा दी और वो जमीन पर गिर पड़ा। आज तू मेरे हाथों में बचकर नहीं जा सकता कमीने। और शंकर ने शेषनाग के चेहरे पर शक्तिशाली घूसा जड़ दिया। चेहरे पर घूसा लगते ही शेषनाग उछलकर दूर जा गिरा। शेषनाग के पिटते देख डागा ने अपनी रिवॉल्वर निकाल ली और शंकर पर तान दी, किंतु इससे पहले शंकर पर फायर कर पाता अली ने वहाँ पड़ी एक गन उठाई और अगले क्षण डागा के शरीर गोलनी से छल निकल डाला। तभी हाल में कई शस्त्रधर गार्ड धधक दहाते दाखिल हुए और अली ने उन्हें कोई अवसर नहीं दिया और पलक झपकते ही हाल उनकी सभी की लाशों से बिछ गई। शंकर को अली की तरफ देखता पाकर शेषनाग फुर्ती से उठा और शंकर को पैरों में घूसा दे मारा। डिशूं घूसा इतना शक्तिशाली था, शंकर लड़खड़ाकर पीछे गिर पड़ा। फिर इससे पहले शेषनाग शंकर का दूसरा वार कर पाता, शंकर ने हवा में छलांग लगाई और अपने पैरों को जोरदार ठोकर शंकर शेषनाग के चेहरे पर रसीद कर दी। तुम अन्यास ही खाल में छिपे एक भेड़ी हो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहने पर शंकर शेषनाग पर कैर बनकर टूट पड़ा। कमरे में शेषनाग की हृदय वेदनाक चीखें गूंजने लगी। ओह बचाओ! दूसरे क्षण शेषनाग शंकर के शक्तिशाली प्रहारों से बेहाल होकर जमीन पर गिर पड़ा। तभी विनोद चोपड़ा फोर्स सहित वहां पहुंचे और हाल के कमरे में पुलिस इंस्पेक्टर रणबीर सिंह का रोबदार स्वर गूंज उठा। खबरदार, कोई भी अपनी जगह से नहीं लेगा। सिपाहियों गिरफ्तार कर लो इनको। यस सर। इंस्पेक्टर रणबीर सिंह के आदेश मिलते ही सिपाहियों ने शेषनाग और बाकी भी बचे साथियों को गिरफ्तार कर लिया। इधर विनोद चोपड़ा शंकर अली के पास पहुंचा। शंकर को ठीक ठाक देखकर आश्चर्य रहकर बोला, अरे बेटे तुम ठीक हो शंकर? हाँ अंकल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस मुजरिमों को पकड़ने के लिए कुछ दिन पागलपन का नाटक करना पड़ा। फिर जब इंस्पेक्टर रणबीर ने शेषनाग के हाथों में हथकड़ी लगाकर उसे ले जाते हुए शंकर उसके पास पहुंचकर बोला, जाने से पहले तुम लोगों को अपना असला चेहरे दिखाते जाओ शेषनाग। इतना कहते ही शेषनाग के चेहरे पर चढ़ी नकाब खींच ली और नकाब उतरते ही वहाँ उपस्थित प्रत्येक आदमी चौंका। शेषनाग ही है, धर्मदास है। तभी अली का स्वर उपस्थित प्रत्येक आदमी के कानों से टकराया। शंकर भैया, तुमने कैसे पता चला कि शेषनाग की धर्मदास है? शालिनी दीदी अचानक मौत के बाद उनका बार बार मुझे दिखाई देना, इस बात का मुझे शक हो गया था कि शालिनी की मौत के पीछे ज़रूर किसी का हाथ है और यही पता लगाने के लिए मैंने पागलपन का नाटक किया ताकि किसी का ध्यान भी मुझ पर न रहे। एक दिन मैं शालिनी दीदी का पीछा करता हुआ एक मकान तक पहुंच गया। वहां पहुंचकर मुझे पता चला कि यह किसी लिली नाम की लड़की शालिनी का रूप बदलकर रोज़ मुझे दिखाई देती है। मैंने सोचा कि लड़की जरूर शालिनी की कातिल के बारे में जानती होगी, तब बस मैंने उसी दिन लिली का अपहरण कर दिया
और उसे टारगेट करके धर्मदास की सारी असलियत मालूम कर ली। उसी दिन मुझे बताया कि धर्मदास ही शालिनी का कातिल है, तथा उसी दिन मैंने धर्मदास को रंगे हाथ पकड़ने का फैसला कर लिया था। वो सब कुछ सुनने के बाद इंस्पेक्टर रणबीर सिंह शंकर को बधाई देते हुए बोला, थैंक यू मिस्टर शंकर व्याली, आज आपने ऐसे मुजरिम को पकड़वा कर कानून की मदद की है जो देश को जड़ों को खोखला कर रहा था। यह हमारा फर्ज था इंस्पेक्टर साहब। फिर इंस्पेक्टर रणबीर धर्मदास सहित कमरे से बाहर निकल गया। वाह शंकर भैया, तुमने तो कमाल कर दिया। शालिनी के हत्यारे के साथ साथ तुमने एक ऐसे शैतान को भी कानून के हवाले किया जो न जाने कि आज तक कितने मासूम लोगों की जान से खेलता आ रहा था। मुझे इस बात की खुशी की अली, लेकिन मुझे सदा इस बात का दुख रहेगा हम उस लड़की की जान न बचा सके जिसके लिए कुछ ही घंटों में सगी बहन से बढ़कर प्यार दिया था। समाप्त दोस्तों।